प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए सिलेबस में लगे कवि केदारनाथ की कविता पर प्रोफेसर अवधेश प्रधान का यह अद्भुत लेख आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बनारस अद्भुत है इसकी बुनावट। बनारस अद्भुत है इसकी बुनावट। जितना पुराना बनारस है उतनी ही पुरानी है साहित्य में उसके प्रशस्ति गान और कलात्मक अंकन की परंपरा। पौराणिक साहित्य में एक प्रभावशाली तीर्थ के रूप में उसकी महिमा अपरंपार है। उसके भौतिक भौगोलिक रूप की आधुनिक और रहस्यवादी व्याख्याएं भी बहुत पुराने जमाने से चली आ रही है। शंकराचार्य की दृष्टि में वह आत्मज्ञान का ही प्रकाश है। सा काशिका अहम निज बोध रूपा। काशी कबीर और रैदास की तरह तुलसीदास की जन्मभूमि तो नहीं थी, लेकिन उनकी स्मृतियों की जितनी गहरी छाप काशी पर है उतनी अयोध्या और चित्रकूट पर नहीं। सबसे अधिक वे यहीं रहे और अंतिम सांस उन्होंने यहीं छोड़ी। उन्होंने कलयुग की कामधेनु से काशी का रूपक बांधा और इसे मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खानी, अघार निकर और शंकर भवानी का निवास बताते हुए इसका सेवन करने पर जोर दिया। सो काशी सेई कस न। काशी की खल मंडली ने उन्हें बहुत सताया, तो भी यह नगरी उन्हें अत्यंत प्रिय थी। महामारी के प्रकोप से यहाँ के लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह पटपटा कर मरते देख उनका कभी हृदय तड़प उठा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक में राजा हरिश्चंद्र के मुंह से काशी की प्रशंसा में अपने पिता गिरिधर दास के छंद उद्धृत कराए। पुण्य प्रकाशिका पाप विनाशिका ही हुलसिका सोहत काशिका। लेकिन प्रेम जोगनी में काशी के भले चित्रों के साथ बुरे चित्रों के भी दर्शन कराएं। कहना ना होगा कि भले चित्रों की तुलना में बुरे चित्र अधिक प्रभावशाली हैं, क्योंकि उनके पीछे यथार्थ की शक्ति है। जब गंगा पुत्र ने परदेशी को लुभाने के लिए काशी की महिमा सुनाई, भूखे पेट कोई नहीं सुतता, ऐसी है यह काशी, तो परदेशी ने आंखों देखे अनुभव के आधार पर काशी महिमा का भंडा फोड़ दिया। देखी तुमरी काशी लोगों, देखी तुमरी काशी। गालिब ने अपनी फारसी काव्य रचना चिरागे दैर में या तो बनारस की पवित्रता का गुण गाया या उसकी ऐश्वर्य शालिनी और मोहनी छवि का। उनकी नज़र में बनारस हिंदुस्तान का काबा है। काशी नगरी गंगा के आईने में अपना परी चेहरा देख देख कर रात दिन श्रृंगार करती रही है। खूबसूरत बागों, महलों और हसीनों वाला ऐसा शहर दूसरा नहीं। उन्होंने उन्हें दिल्ली छोड़ने का कोई गम नहीं है, क्योंकि बनारस में उनके लिए सारा जहां आबाद है। चिरागे दैर के ही एक शेर का भाव लेकर नजीर बनारसी ने एक ऐसा शेर कहा जो बेहद लोकप्रिय हुआ और आज भी है। खाक भी जिस जमी की पारस है, शहर मशहूर ओ बनारस है। खाक भी जिस जमी की पारस है, शहर मशहूर ओ बनारस है।
शिव प्रसाद मिश्र रुद्र ने बहती गंगा की कहानियों में बनारस के ऐतिहासिक प्रवाह को बांधने की कोशिश की और शिव प्रसाद सिंह ने वैदिक, मध्यकालीन और आधुनिक युग की काशी पर 3 उपन्यासों की श्रृंखला ही रच दी। वैश्वानर, नीला चांद और गली आगे मूर्ति है। वैश्वानर, नीला चांद और गली आगे मूर्ति है, 3 रचना उन्होंने लिख दी। काशीनाथ सिंह ने प्रेमचंद की तरह अपनी निगाह हमेशा आज के यथार्थ पर रखी और केवल 80 मोहल्ले को लेकर परंपरा और आधुनिकता के बीच, पुराने और नए के बीच के द्वंद्व को व्यंग और विद्रूप का रंग देकर चित्रित किया। ज्ञानेंद्र पति ने गंगा तट की कविताओं में आज के बदलते हुए बनारस के भिन्न भिन्न चित्रों के माध्यम से उत्तर आधुनिक सभ्यता के संकट से उत्पन्न चिंता को व्यक्त किया। जब केदारनाथ सिंह ने बनारस कविता लिखी तो उनके दिमाग में बनारस पर हिंदी और अन्य भाषाओं में लिखी और ऐसी ही तमाम रचनाएं रही होंगी, लेकिन बनारस से उनके कवि मानस का संबंध केवल साहित्यिक प्रतिछवियों का मुहताज नहीं है। उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके कवि व्यक्तित्व का निर्माण और विकास बनारस में हुआ। उनके प्रियजन और संबंधी गांव के बाद सबसे अधिक कहीं थे तो बनारस में। दिल्ली से गांव और गांव से दिल्ली आते जाते समय बीच का पड़ाव अनिवार्य रूप से बनारस में होता था। उन्होंने 20वीं सदी के मध्य से लेकर 21वीं सदी की दूसरी दहाई तक बनारस को अनेक रूपों और रंगों में देखा था। उन्होंने उसकी भूमूर्ति से भी अधिक उसकी भाव मूर्ति का बार बार ध्यान और अनुध्यान किया था। उनके लिए केवल उनकी महिमा का गान या उसकी मोहनी छवि की प्रशंसा करके रह जाना संभव न था। केवल उसके विद्रूप की आलोचना या अनुशोचना व्यक्त करके रह जाना ही संभव न था। बनारस के रंग रूप के तथ्यों का विश्वस्त या यथासंभव सच्चा विवरण या उसका रोचक और कलात्मक विन्यास मात्र उनका ध्येय न हो सका था। उन्होंने कविता में बस कुछ चुने हुए चिर परिचित किंतु प्रतिनिधि चित्र या बिंब लिए और उन्हीं के माध्यम से बनारस का चित्र हमारी आंखों के सामने खड़ा कर दिया। यह बनारस का भूचित्र नहीं, भाव चित्र है। इसका निर्माण कवि की कल्पना ने किया है, लेकिन इसका आधार वह गतिशील यथार्थ है जिसका कवि ने लंबे समय तक अवलोकन और अध्ययन किया है। कविता के आरंभ में ही कवि अपने इस अवलोकन और अध्ययन को बड़े आत्मविश्वास से रेखांकित करता है। मैंने देखा है इस शहर में बसंत अचानक आता है। मैंने देखा है इस शहर में बसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मड़ुआडीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। इस शहर में बसंत का आना वस्तुतः नव जागरण का आना है, और यह नव जागरण भक्तिकालीन लोक जागरण है जिसने सदियों पुरानी धार्मिक और सामाजिक रूढ़ियों को झकझोर दिया था।
लहरतारा का इशारा कबीर की ओर है। कबीर एक नवजात शिशु के रूप में लहरतारा तालाब के किनारे पाए गए थे और मड़ुआडीह का इशारा रैदास की ओर है। कुछ विद्वान मानते हैं कि रैदास का जन्म मड़ुआडीह में ही हुआ था, क्योंकि रैदास परिचय में लिखा है, काशी डिग मांडुर अस्थाना। विचारणीय है कि मड़ुआडीह का एक इशारा डीजल रेल इंजन कारखाना डी रे का या DLW की ओर हो सकता था, है या नहीं। यह आधुनिक औद्योगिक सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। बहरहाल बसंत या नवजागरण के आते ही पुरानी रूढ़ियों और मान्यताओं की दुनिया में नए विचारों की हलचल शुरू होती है। सदियों का इत्मीनान खत्म हो जाता है। सदियों का इत्मीनान खत्म हो जाता है। यह सांस्कृतिक जागरण का वसंत है। इसकी हवा में अति मंद सुगंध के झोंके नहीं हैं, धूल का एक बवंडर है। इसलिए इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। इस सांस्कृतिक जागरण में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनकी उपेक्षा कोई नहीं कर सकता। जो है और जो नहीं है, सब में कुछ न कुछ प्रतिक्रिया होती है। सांस्कृतिक जागरण से समाज में जो परिवर्तन आता है वह राजनीतिक जागरण की तरह बिल्कुल सतह पर या स्थूल स्तर पर नहीं होता। वह इतनी गहराई में और कभी कभी इतना सूक्ष्म होता है कि उसे लक्ष्य कर पाना मुश्किल होता है। इस सूक्ष्म सांस्कृतिक परिवर्तन का केदारनाथ सिंह ने कुछ बिंबों के द्वारा संकेत किया है। कबीर और रैदास की वाणी ने कबीर और रैदास की वाणी ने भक्ति आंदोलन ने मध्यकालीन चित्त में जो करुणा का संचार किया, पीड़ित जनों में जो आशा की ज्योति जगाई, वही इस कविता में दशा सुमेध घाट के आखिरी पत्थर का कुछ और मुलायम होना है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी का होना है। भिखारियों के कटोरों के निचाट खालीपन का एक अजीब सी चमक से भर उठना है। आगे चलकर यह जागरण इस कविता में एक ऐतिहासिक घटना मात्र न रहकर एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया बन जाता है। जब कवि कहता है इसी तरह भरता और खाली होता है यह शहर, तो वह नए विचारों के आने और पुराने विचारों के विदा होने की हमेशा चलती रहने वाली प्रक्रिया को ही रेखांकित करता है। श्रीकांत वर्मा ने लिखा था, तुमने देखी है काशी, जहां जिस रास्ते जाता है सौ, उसी रास्ते आता है सौ। जहां जिस रास्ते जाता है सौ, उसी रास्ते आता है सौ। केदारनाथ सिंह ने इससे एक निरंतर गतिशील अंतहीन प्रतिक्रिया के रूप में चित्रित किया और इस प्रतिक्रिया में गति की दिशा अंधकार से प्रकाश की ओर है। केदारनाथ सिंह लिखते हैं, इस तरह रोज रोज एक अनंत सौ ले आते हैं कंधे, अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। केदारनाथ सिंह ने लक्ष्य किया है कि गति या परिवर्तन की इस प्रक्रिया में निरंतरता भले हो, लेकिन इसकी चाल धीमी है। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, लोग धीरे धीरे चलते हैं, घंटे धीरे धीरे बजते हैं, शाम धीरे धीरे होती है। बनारस में दिल्ली, कलकत्ता, बंबई की सी तेजी नहीं है। इसकी धीमी गति बड़े शहर वालों को उबा देती है और कई बार आलस्य और
काहिलपने का भ्रम पैदा करती है। केदारनाथ सिंह इसकी धीमी गति में छिपी इसकी शक्ति को लक्ष्य करते हैं। लिखते हैं केदारनाथ सिंह, यह धीरे धीरे होने की एक सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे और समुचे शहर को इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है कि जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है। यानी इसकी धीर गति के पीछे एक स्थिर बुद्धि या बोध है जो परिवर्तन की आधि में अपनी समुची परंपरा को त्याग देने को अधीर नहीं हो उठता। वह नवीनता के उत्साह में पुराने को फेंकने के बजाय उसे छाती से लगाए रखता है। केदारनाथ सिंह ने लक्ष्य किया है कि इस शहर की सांस्कृतिक संरचना परंपरा और प्रगति के ताने बाने से बुनी गई है। उन्होंने लिखा है, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बुनावट। लेकिन स्वयं केदारनाथ जी ने इसकी बुनावट में जो अद्भुत लक्ष्य किया है वह अचानक देख कर नहीं, वह उनके दीर्घकालीन अवलोकन और पर्यवेक्षण का निष्कर्ष है। परंपरा और प्रगति के द्वंद्व को उन्होंने कुछ चीर परिचित प्रतीकों के माध्यम से इंगित किया है। यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा जल तरल है, मतलब यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, जल तरल है बहता हुआ। मंत्र कुछ सुनिश्चित ध्वनियों का संघनित शाश्वत विन्यास है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसमें कुछ भी जोड़ना या घटाना असंभव है। आधा फूल में है, आधा शव में। एक विकास का, सुगंध का, सौंदर्य का, सुरुचि का, जीवन का प्रतीक है। दूसरा ठीक उसका उल्टा ह्रास का, दुर्गंध का, कुरूपता और विद्रूपता का, कुरुचि का, मृत्यु का प्रतीक है। यहाँ एक किंवदंती की याद हो आती है। कबीर के शव को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। हिंदू कहते थे कबीर हमारे हैं, हम उनके शव जलाएंगे। मुसलमान कहते थे कबीर हमारे हैं, हम उनके शव को दफनाएंगे। जब शव की चादर हटाई गई तो नीचे शव की जगह फूलों की एक ढेरी थी। दोनों ने उन फूलों को आधा आधा बांट लिया। कबीर की विरासत नवजागरण की विरासत दुर्गंधित शव में नहीं, सुगंधित फूलों में। एक और स्वप्न है, दूसरी ओर जागरण, एक और अतीत है, दूसरी ओर परिवर्तन जो भविष्य की ओर गतिशील है। एक और विसर्जन है, निष्क्रियता है, दूसरी ओर जागरण है, कर्म का आवाहन है। पुराने और नए की, अगति और प्रगति की इस युगपत उपस्थिति को ध्यान से देखने पर लगता है यह आधा है और आधा नहीं है और नहीं है का यह जोड़ा कविता के आरंभ में भी आया है। जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है। पचखियाँ, जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है। पचखियाँ है नए की ओर संकेत करता है, नहीं है पुराने की ओर। जो है उसे विज्ञान का बल है, नए युग का बल है, इसलिए उसे किसी अतिरिक्त बुनावटी या ऊपरी सहारे की जरूरत नहीं। जो है वह खड़ा है बिना स्तंभ के, जो नहीं है उसे न विज्ञान का बल है न युग का। उसे टिकाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए अंध मान्यताओं की विचार चरित रूढ़ियों की, धूप दीप यज्ञ होम आदि अनुष्ठानों की पूरी एक श्रृंखला है।
जिसका सांस्कृतिक आधार है मनुष्य की मिथ्या चेतना, जो बुद्धि और विवेक को कुचलकर अंधश्रद्धा और अंधभक्ति के जादू से लोगों को सम्मोहित सी किए रखती है। जो नहीं है उसे थामे है राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। पुराने और नए के, परंपरा और आधुनिकता के इस द्वंद्व में यह प्राचीनता प्रेमी शहर अपने परंपरा मोह में जैसे किसी अलक्षित सूर्य को अर्घ देता हुआ शताब्दियों से गंगा के जल में एक टांग पर खड़ा है। केदारनाथ सिंह लिखते हैं, किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर अपनी दूसरी टांग से बेखबर। अंतिम पंक्ति इस शहर के चरित्र के अंतर्द्वंद को, अंतर्विरोध को, अंतिम पंक्ति इस शहर के चरित्र के अंतर्विरोध को सहसा खोल देती है और एक भव्य उदात्त चित्र सहसा व्यंग चित्र में बदल जाता है। वह प्राचीन परंपरा की एक टांग पर इतने आत्मविश्वास से खड़ा है कि उसे नई युग चेतना की दूसरी टांग की कोई परवाह नहीं है। गालिब इस चित्र की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। चिरागे धैर्य और बनारस की काव्य संवेदना के बीच एक सदी का ही नहीं पूरी एक युग चेतना का फर्क है। इस कविता को अतीत में बनारस पर लिखी तमाम कविताओं से मिला कर देखिए तो यह उनमें सबसे अलग, अनूठी और अब भी नई मालूम पड़ती है। आरंभ से अंत तक इसकी काव्य संवेदना और भाषा संचार में जो क्रमबद्ध विकास, आवयविक एकता, अन्वित और पूर्णता दिखाई देती है वह विरल है। सचमुच अद्भुत है इसकी बुनावट, सचमुच अद्भुत है इसकी बुनावट। इस प्रकार प्यारे साथियों, हम लोगों ने प्रोफेसर अवधेश प्रधान सर का यह लेख यहाँ पर सुना ध्यान से। तो यदि आपको अच्छा लगे तो अपने अन्य मित्रों को भी साझा करें। यह रिकॉर्डिंग दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए किया गया है, तो कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार।